गुड इवनिंग एंड हैप्पी होली साथियों। जैसा कि आप सबको बताएं, स्कूल व्याख्याता का विज्ञापन करीबन 25 अक्टूबर को आ गया था और आज हम बात करेंगे कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कैसे करें, ठीक है, और किस तरह पढ़ें कि एक ही बार में हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो जो मेरे अनुभव है, जिस अनुभवों के बेस पे हमने सिलेक्शन लिए हैं, तो उम्मीद है मेरे अनुभव आपके भी काम आ जाएं। कहते हैं ना, अनुभव सबसे बड़ा होता है। ठीक है, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ लेकिन अनुभव सबसे बड़ा होता है। क्योंकि कहते हैं ना कि मान लो कोई 50 साल का आदमी है, अगर उसने अपनी ज़िंदगी के 50 साल निकाले और आप उसके पास बैठ गए, एक दिन में उसके 50 साल के अनुभव ले सकते हो। नहीं तो आपको वही चीज़ें सीखने के लिए 50 साल की उम्र निकालनी पड़ती है। ठीक है ना, तो अनुभव को इसलिए बड़ा कहा गया है। तो आज हम बात करेंगे कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कैसे करें, ठीक है, और किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, ठीक है। और ये भी बात करेंगे, और अब हम हिंदी विषय और जो करंट अफेयर्स, मतलब जीके, मान लो आप जीके क्या जो पेपर होता है अपना, मैथ को छोड़ के, किसको, मैथ को छोड़ के, क्योंकि ये तो हमें नहीं आती है। मैथ को छोड़ के सारी चीज़ें हम यहाँ पर धीरे धीरे देखेंगे और वही चीज़ें देखेंगे जो एग्ज़ाम में आती है, ठीक है। बाकी इधर उधर की चीज़ें हम नहीं देखेंगे और इधर उधर की चीज़ें देखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अगली दीपावली आप सरकारी छुट्टियों में मनाओ, ठीक है। और जैसा कि आपको बताया, आज क्या है, 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर है और आज ही के दिन फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आया था, अंतिम रिजल्ट, जिसमें से कई लोगों का चयन हो गया था, कई का नहीं भी हुआ था। कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो आपका भी इस बार हो जाएगा, ठीक है। ये वैकेंसी आपके लिए यही है। उस टाइम को किसी कारण से आप मान लो पिछड़ गए, कोई छोटी बड़ी गलतियाँ हुई, तो उन गलतियों को भूल के अब आपको इस भर्ती पे अच्छे से लगना है। 350 सीटें हैं। काफ़ी जनों ने मुझे पूछा कि सर सीटें बहुत कम हैं। कम कहाँ है, 350 सीटें हैं, आपको एक सीट चाहिए, एक सीट पे सिलेक्शन ले ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तब हम लोगों ने जब एग्ज़ाम दिया था ना, उस टाइम भी ये संस्कृत शिक्षा विभाग, सामान्य शिक्षा विभाग, सारी वैकेंसी आई थी, मेरा सब में हुआ था। वहाँ सीटें क्या थी, नॉर्मल 20 सीट, 25 सीट, जनरल ओबीसी के 4-5 सीटें थी ऐसी, फिर भी हुआ है ना। तो यहाँ तो फिर भी 350 है, तो आप जल्दी सिलेक्शन लो, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करो, और पढ़ाई कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है उन चीज़ों पर हम अब बात करेंगे, ठीक है। और कंटेंट भी मैं बताऊँगा आपको कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। क्योंकि देखो, कई बार क्या होता है, क्या पढ़ना है इससे इम्पोर्टेंट ये है कि क्या नहीं पढ़ना है। हम लोग क्या करते हैं कि इतना पढ़ लेते हैं कि फिर लास्ट में तो कन्फ्यूजन हो जाती है सारी, डापा चूक कहते हैं ना मारवाड़ी में, ना पता ही नहीं चल रहा कि कुछ पढ़ा ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको कम पढ़ना है और अच्छा पढ़ना है और बार बार पढ़ना है उन्हीं चीज़ों को। तो नई भर्ती तो आ गई है, और अब क्या करें, तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सिलेबस। अब आप कहोगे सिलेबस तो है ही नहीं, आप सिलेबस की बात कैसे कर रहे हो। सिलेबस आ जाएगा 1-2 दिन में, कोई चिंता वाली बात नहीं। अभी दीपावली की छुट्टियाँ हैं, सिलेबस जारी हो जाएगा। तो इससे पहले आपको क्या करना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास, जैसे अभी आज हम हिंदी की बात करेंगे, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास प्लस जीके, हिंदी साहित्य का इतिहास प्लस जीके, इनमें जो चीज़ें कॉमन हैं, जीके में तो मेरे हिसाब से बदलाव नहीं होगा, ठीक है। वो साइकोलॉजी वाला लफड़ा चल रहा है, इधर डालेंगे इधर डालें, कहीं भी डालें, लेकिन सिलेबस वही रहना है, ठीक है। और हिंदी साहित्य पढ़ लो अभी आप, और वो तो सेम ही रहना है। हो सकता है कहानी वगैरह कुछ बदल दे, निबंध वगैरह, तो वो आप बाद में भी देख सकते हो। मेरे हिसाब से अभी आपको हिंदी में साहित्य पढ़ना है और काव्य शास्त्र पढ़ना है, ठीक है। इन चीज़ों पे आप अभी फोकस करो, जब तक सिलेबस भी आ जाएगा फिर उसके हिसाब से आपको चलते रहना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस पढ़ना है, और सिलेबस से पहले भी आपको ये विज्ञापन पढ़ना है। विज्ञापन में एक एक चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऐसी गलती नहीं करनी है कि विज्ञापन नहीं पढ़ा है, क्योंकि इस बार जो भी फॉर्म भरेगा फर्स्ट ग्रेड का, उसके फॉर्म के नीचे डेट, यानी जब आवेदन आप कर रहे हो वो डेट होनी ज़रूरी है। और यही फ़ोटो आपको एग्ज़ाम सेंटर पे लेके जाना है। अगर आप ये फ़ोटो एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं लेके जाते हो तो वहाँ फिर आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऐसा पॉइंट नंबर 7 है, इसमें वहाँ लिख रखा है। तो विशेष रूप से ध्यान रखें, फ़ोटो जब भी आप खिंचवाए तो फ़ोटो के नीचे डेट लगवा लें। कौन सी डेट, आप जो फॉर्म भरे ना आप उसी दिन की डेट लगा लो, चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो इसमें लिख रखा है कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान, मतलब दौरान, जैसे 4 तारीख से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, 4 से लेकर जब तक हैं उनके बीच की कोई भी लिख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से जिस दिन भरवा रहे हो उसी दिन के लिख दो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर बात हो गई अपने सिलेबस की, आया नहीं तो आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। और सबसे पहले तो आपको क्या करना है, टाइम टेबल, टाइम टेबल बनाना है। क्योंकि अगर टाइम टेबल नहीं होगा तो आप कैसे पढ़ोगे, पता ही नहीं चलेगा ना कि क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। तो टाइम टेबल सबसे पहले बनाओ आप, ठीक है, अच्छे से बना लो। अगर आपके पास 4-5 घंटे मिल जाते हैं, 5-6 मान लो, अगर आप 5-6 घंटे ईमानदारी से 3 महीने दे देते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता।
क्योंकि मेरा ये पर्सनल अनुभव है। और पिछली बार जिसमें मैं भी फर्स्ट ग्रेड लगा हूँ तो मैंने 5-6 घंटे में पढ़ा ही नहीं था, मेरा यही था 4 घंटे अधिकतम निकल पाते थे। कोई कंडीशन हो गई थी फैमिली में, वो तो मैंने शायद पहले बताई भी थी, ठीक है ना। तो इतना आप पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है और बार बार पढ़ना है, ठीक है। टाइम टेबल बना लो, और टाइम टेबल बनाने के बाद यही नहीं बना के चिपका दिया, उसको ईमानदारी से फॉलो करो। क्या करो? ईमानदारी से टाइम टेबल को फॉलो भी करना है, ठीक है। और बाद में कैसे पढ़ें भाई, सिलेबस का हो गया, विज्ञापन हो गया, तो पढ़ें कैसे? हिंदी तो इतना बड़ा सब्जेक्ट है, तो आपको क्या करना है, जैसे अपना हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू करना है। आदिकाल से शुरू होता है। कहाँ से होता है? आदिकाल से हिंदी साहित्य शुरू होता है। जैसे मैं आपको छोटा छोटा बता दूँ आज, आदिकाल, फिर भक्ति काल, आदिकाल के बाद कौन सा काल आता है? भक्ति काल, फिर रीतिकाल, आधुनिक काल, ठीक है। ये तो हो गया। फिर आधुनिक काल में भी और है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, षाटोत्तरी कविता, खूब सारा सिलेबस है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि हर काल में आपको पता होना चाहिए। आज हम आदिकाल की बात करेंगे कि हर काल में हमें पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं कि आदिकाल आप पढ़ते जा रहे हो, पूरा ही नहीं हो रहा है और आप आदिकाल ही नहीं पढ़ो तब तक एग्जाम आ जाए, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, हर टॉपिक में से कुछ बिंदु छांटने हैं कि यहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं, और मैं मेरे अनुभव के आधार पर यहाँ बताऊँगा। और मेरी कोशिश रहेगी जहाँ से प्रश्न आते हैं वहाँ वो चीज़ें मैं यहाँ यूट्यूब पे करवा दूँगा, ठीक है। और बाकी आप पढ़ते रहो अपने स्तर पे, ठीक। और किसी के भरोसे नहीं रहना है। अब कई जने क्या मुझे काफ़ी टाइम से कह रहे हैं कि सर आप पढ़ा दो एक बार, तो मेरे क्या टाइम का शेड्यूल नहीं बैठ पा रहा है। मैं कोशिश करूँगा पूरी, फिर भी आपको किसी के भरोसे नहीं रहना है, तैयारी अपने आप करनी है। और मेरी भी कोशिश है कि मैं यहाँ करवा दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले टाइम टेबल बना लिया, फिर ईमानदारी से उसको क्या करना है, फॉलो करना है। फिर आदिकाल, तो आदिकाल में हम क्या पढ़ें, ये चीज़ें पता होनी चाहिए ना। एक बार मैं आपको बता दूं कि आदिकाल में इंपॉर्टेंट क्या है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आज जहाँ से प्रश्न आने की संभावना 101% रहती है ना, वो चीज़ें ध्यान रखनी है। भाई कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे नहीं बनाने, ये बातें हमने पहले कर ली, बार बार कहूँ तो भी सही नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको इतिहास लेखन जो परंपरा है ना आदिकाल में, वहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि पिछली बार नहीं आया तो अब की बार भी नहीं आएगा। मैं ये कह रहा हूँ क्वेश्चन आता है, भले यहाँ पेपर खोल के देख लो, तो फर्स्ट ग्रेड में आया या सेकंड ग्रेड में या एपी में आया है, तो कहीं से कहीं क्वेश्चन तो आता ही है कहीं ना कहीं, है ना। तो सबसे पहले आपको आदिकाल के शुरू में इतिहास लेखन की पूरी परंपरा पता होनी चाहिए। परंपरा सबसे पहला राइटर कौन सा था, गार सादा ताशी था जैसे, उसके बाद शिव सिंह सेंगर थे, फिर कौन थे, ग्रियर्सन थे, फिर कौन थे, मिश्र बंधु थे। तो इनकी पुस्तक का नाम क्या था, कितने कवि इन्होंने हिंदी के माने, प्रकाशन कहाँ से हुआ था, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। इनकी इतिहास लेखन की पद्धति क्या थी, तो ये सब चीज़ें आपको चारों की आनी चाहिए, ठीक है। और फिर इतिहास लेखन इन्होंने शुरू किया ना, इससे पहले की कुछ रचनाएं हैं वो भी आपको आनी चाहिए। जैसे नाबादास का भक्तमाल हो गया, है ना, ऐसी काफ़ी रचनाएं हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे नाबादास का भक्तमाल है एक, ध्रुवदास की भक्त नामावली है, तुलसीदास का कविमाला है, कालिदास त्रिवेदी का कालिदास हजारा है। तो ये इतिहास लेखन की पूर्व रचना है। 2 टॉपिक मैंने बता दिए, देखो एक तो इतिहास लेखन के पूर्व की रचनाएं ध्यान रखनी है आदिकाल में, दूसरा क्या ध्यान रखना है अभी बात करी, बताओ सोचो थोड़ा सा, सोचो सोच के बताना मुझे ना, कोई नहीं कमेंट करना आप। एक तो इतिहास लेखन की पूरी रचनाएं और इतिहास लेखन परंपरा, ठीक है, ये होगी 2 क्वेश्चन, ठीक है। फिर क्वेश्चन यहाँ से आता है आदिकाल में, कहाँ से, आदिकाल का नामकरण। आदिकाल को किसने कौन सा काल कहा था, किसने कौन सा काल नहीं कहा था, तो नामकरण का क्वेश्चन हर बार आता है। तो नामकरण का देखना है। देखो एक क्वेश्चन तो यहाँ से हो गया, 2 भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, एक यहाँ से हो गया आदिकाल से, एक यहाँ से हो गया, ठीक है। फिर आदिकाल की मुख्य जो रचनाएं हैं ना, पृथ्वीराज रासो हो गई, विशलदेव रासो है, सारी जो रचनाएं हैं तो उनका कालक्रम ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, कालक्रम, क्रम से भी पूछी जा सकती है और कब की रचना ये भी पूछ लेते हैं, तो दोनों क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। 5वां क्वेश्चन आता है आदिकाल से कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं और उसमें उनके रचनाकार, जैसे पृथ्वीराज रासो किसने लिखी, विशलदेव रासो के राइटर कौन थे, मतलब रचना और रचनाकार जो इम्पोर्टेंट है, सब नहीं देखने हैं, रचना और रचनाकार। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 ग्रंथ माने थे ना, उनको आप देख लो। और कुछ फुटकल रचनाएं थी जैसे संदेश शासक वगैरह, तो वो भी आपको देख लेनी है। 5 क्वेश्चन। और उसके बाद क्वेश्चन आता है, देखो 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपको काल विभाजन देखना, क्या देखना है, काल विभाजन। 6 नंबर का क्वेश्चन काल विभाजन का आता है।
किसका, काल विभाजन का। कि शुक्ल का काल विभाजन कैसा था, वो होता ना आदिकाल को वीरगाथा काल का था, वीरगाथा काल, भक्ति रीति आधुनिक जो भी। इसी तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी का देखना है, फिर राम कुमार वर्मा का, नगेंद्र का। इन ये 4 मैंने नाम बताए ना, शुक्ल, राम कुमार वर्मा, नगेंद्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका काल विभाजन आपको याद होना चाहिए अनिवार्य रूप से। हो सके तो एक मिश्र बंधु को भी देख लेना। ये 5 आपको काल विभाजन देखना है, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन, ठीक है, और थोड़ा मैं इसको हटा दूँ, वापस करते हैं ना। फिर 7वां क्वेश्चन आदिकाल से कहाँ से आता है, और हिंदी का पहला कवि कौन सा था। फर्स्ट कवि का क्वेश्चन आता है हर बार, फर्स्ट कवि कौन सा था ये आपको आना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद में सिद्ध जैन नाथ रासो, सिद्ध जैन नाथ रासो थे ना आदिकाल में, सिद्धों के मुख्य कवि और रचनाकार। 1-2 की याद करनी, ज़्यादा याद नहीं करनी है। जैसे जैनों के मुख्य कवि और रचनाकार, फिर जो मुख्य कवि इनकी 1-2 पंक्तियाँ में याद कर लेना, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। फिर नाथों की भी 1 आधी रचना देख लेना और 1-2 पंक्तियाँ देख लेना, ठीक है। फिर आपको देखनी है इनकी विशेषताएं कि भाई किस में कौन सी विशेषता थी, ठीक है। आदिकाल में जो अलग अलग थे ना, सिद्धों की विशेषता का क्वेश्चन आ जाए, विशेषता नहीं प्रवृत्ति, जो आप प्रवृत्ति कहते हो ना वही विशेषता है कि सिद्धों की कौन सी प्रवृत्ति थी, नाथों की कौन सी थी, जैनों की कौन सी थी। ये सारी तुलनात्मक रूप से आप देखोगे तो आपके गलत होने की संभावना बिल्कुल नगण्य हो जाती है, ठीक है। और फिर आपको पूरे रूप से आदिकाल का सारांश देख लेना है, सारांश यानी पूरे आदिकाल की विशेषता। भाई जो सिद्धों की विशेषता वो आदिकाल की विशेषता है ना, जो नाथों की विशेषता वो भी आदिकाल की है, जो जैनों की विशेषता वो भी किसकी है, आदिकाल की विशेषता है, और जो रासो साहित्य की विशेषता वो भी आदिकाल की विशेषता है। तो ये विशेषताएं आपको देखनी है। अगर आपको लगे कि भाई सर जो मैंने क्वेश्चन बताए 8 ये हो गए, 8 4 12, 12 तरह से आदिकाल से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको तो ये 12 तरह के मैंने बताए इनका मैं शॉर्ट में यहाँ करवा दूंगा। अगर आपकी इच्छा हो तो आप कमेंट कर देना, मैं यहाँ करवाने की कोशिश करूँगा। देखो मैं वही करवाऊँगा जहाँ से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ऐसे ही मैं पूरी आपको कथा लेके बैठ जाऊँ उसका कोई मतलब है नहीं ना। तो आपको फुल मोटिवेशन के साथ तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। जो मैंने चीज़ें बताई आदिकाल की, वैसे ही हम आगे के टॉपिक की और बात कर लेंगे कि भक्ति काल में कहाँ से क्वेश्चन आता है। भक्ति काल की 4 धाराएँ, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, तो वहाँ से कहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर रीति काल में कहाँ से क्वेश्चन आता है, रीतिबद्ध से कहाँ से आता है, रीति मुक्त से कहाँ से आता है, और रीति व सिद्ध से कहाँ से आता है। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक देख लेंगे, मैं बता दूंगा। और आपको टेंशन नहीं लेनी है, आराम से पढ़ना है। कोई बोल रहा है मेरी परिस्थितियाँ सही नहीं है, वो नहीं है, तो कुछ नहीं, परिस्थितियों की टेंशन लेनी नहीं है। कहते हैं ना जीवन में तो दुख और तकलीफ परेशानी आती रहती है, इनसे डरकर भागने की जगह आपको क्या है, अपना हौसला बनाए रखना है। दुख तकलीफ परेशानी सब आती रहती है, लेकिन आपको अपना हौसला बनाए रखना है, ठीक है ना। और अगर आप हौसला बनाए रखोगे तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, धैर्य कभी नहीं खोना है, धैर्य तो बिल्कुल नहीं खोना है। धैर्य बनाए रखोगे आप तो भी सफलता मिलेगी। कैसे, जैसे कई बच्चे क्या करते हैं कि हम 1 महीने में हिंदी पूरा पढ़ लेते हैं। तो हिंदी पूरा पढ़ ले आपको याद कितना है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। भले आप आज एक विद्यापति को पढ़ो तो आपको विद्यापति याद होना चाहिए, खुसरो पढ़ो तो खुसरो याद होना चाहिए, ठीक है ना। पर फिर आज राष्ट्रों के बारे में कुछ पढ़ा है तो उनके बारे में जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट वो याद होना चाहिए। कम पढ़ो और अच्छा पढ़ो, मतलब इसका मतलब यही तो हुआ है। जो चीज़ें पढ़ो वो चीज़ें आपको कम से कम आनी चाहिए, ठीक है ना। अब ऐसे तो आप आदिकाल पढ़ लिया कि आज क्या पढ़ा, हमने आदिकाल पढ़ लिया, कल पूछे कल क्या पढ़ा, भक्ति काल, याद गया भाई, याद तो कुछ नहीं है, तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसे पढ़ोगे तो फिर मंजिल दूर होती चली जाती है, नज़दीक नहीं आती है। तो आपको क्या करना है, धैर्य के साथ तैयारी करनी है, तो जल्दी मंजिल मिलेगी। वो कहते हैं ना, मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है, ठीक है ना। मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। तो आपको घबराना नहीं है, मंजिल ज़रूर मिलेगी। और आपकी जो किस्मत है ना, ये कई लोग किस्मत का रनर होते हैं कि किस्मत नहीं है, वो नहीं, ठीक है। किस्मत आपकी काम आती है थोड़ी सी भी, मान लो 90% आपकी मेहनत है और 10% किस्मत है, ठीक है। तो 90% तो आपको देना ही पड़ेगा ना। अगर आप यही नहीं दोगे तो 10% बेचारे क्या करेंगे। तो वक्त से लड़कर जो नसीब बदलते, वक्त से लड़कर जो नसीब बदलते, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। तो आपको तकदीर बदलनी है और इसी लेक्चरर में आपको अपना सिलेक्शन लेना है। जो 350 सीटें हैं ना हिंदी की, हम हिंदी की बात कर रहे हैं, और बाकी भी दूसरे सब्जेक्ट के हैं वो भी, जिनके सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश में 325 है, हिस्ट्री में 90 है, शायद जो भी सीटें हैं उनको सिलेक्शन लेना है और आराम से पढ़ना है, धैर्य के साथ पढ़ना है, ठीक है। और भी कभी मेरे कोई ज़रूरत पड़े तो आप कमेंट कर देना। और मेरी कोशिश रहेगी कि जीके, एक तो जीके की बात हम करेंगे और एक हिंदी की, ठीक है। बाकी तो इतना हो नहीं पाएगा क्योंकि इतना टाइम मिलता नहीं है। तो जीके का मैं कोशिश करूँगा जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जहाँ से प्रश्न आते हैं वो चीज़ें मैं पूरी कर दूँगा, मैथ को छोड़ के। और हिंदी में भी करीब करीब हम कर लेंगे जहाँ से प्रश्न आते हैं।
ये आपको तो क्वेश्चन ही करना है। ये आपको विद्वान बनना है तो बता दो, जो विद्वान बनने वाले हैं वो यहाँ से भाग जाएं, क्योंकि देखो मैं विद्वान नहीं हूँ। मैं इतना कर सकता हूँ, आपका जो सिलेक्शन में जितने नंबर आते हैं ना उतने नंबर मैं दिलवा सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि इतना मैं भी कोई बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ हिंदी का। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि आप फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेकंड ग्रेड, इनमें आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। जो कंटेंट मैं यहाँ बताऊँगा उसको आप अगर ईमानदारी से आप फॉलो कर लो तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और सिलेक्शन ले लो यार, बाद में विद्वान बन जाना, कौन मना कर रहे हैं, ठीक है ना। कई लोग बैठे हैं मेरे नज़र में, इन्होंने PhD कर रखी है, पता नहीं क्या क्या कर रखा है, लेकिन बेचारे का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये PhD किस काम आएगी बताओ। तो आपको सिलेक्शन लेना है, कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, ठीक है, बेफिक्र होकर पढ़ना है। और कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँगा, अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। हवाओं के भरोसे मत उड़, क्या है, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें क्या, तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवा के भरोसे तो कौन उड़ा करती है, पतंग उड़ा करती है, ठीक है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और आप अच्छे से तैयारी करोगे। कोई भी आपको हेल्प की ज़रूरत हो, मेरा लाइक जो काम हो, आप कभी भी याद कर लेना, ठीक है। सुबह 6 बजे से लेके रात को 12 बजे तक मैं अवेलेबल रहता हूँ, बेफिक्र रहें। और किसी ने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, वो ज्वाइन कर लेना। अब उसमें मैं थोड़ा थोड़ा कंटेंट भी भेजूँगा और मैं क्वेश्चन वगैरह भेज रहा हूँ, तो वो देखें। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, मैं जो क्वेश्चन भेजता हूँ वो कम बच्चे करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि गलत हो जाएगा। अरे भाई क्यों डर रहे हो, अगर यहाँ गलत होगा तो एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा, तो यहाँ गलती कर दो, लेकिन यहाँ गलती मत करो। एग्ज़ाम में गलती नहीं करनी है, ग्रुप में गलती हो जाए तो कौन सा आपका सिलेक्शन जा रहा है, यहाँ गलती करो तो सिलेक्शन जा रहा है, तो आप उनको अटेम्प्ट किया करो, ठीक है। और अगर कोई और भी काम हो तो आप याद करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।